सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। मैं आज से एक नई सीरीज चालू करने वाला हूं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट को लेकर, जो कि हमारे 12th इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट है। अराउंड 40 नंबर का ये पूरा पार्ट है, इकोनॉमिक्स में आता है। और मैं कोशिश करूंगा कि इसको 14 से 15 वीडियोस में पूरा आईडी कंप्लीट करा सकूं, ताकि आप लोग उसको पढ़ के जा सको और 15 वीडियोस में आराम से 35 से 38 नंबर्स ला सको। तो बेटा, जितने भी 12th के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे साथ बने रहना। लगातार 15 दिन ये आपकी वीडियोस आने वाली है और 15 दिन में अपन पूरा आईडी मेन टॉपिक्स जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहले इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले या इस पूरी सीरीज को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा मैं एक इंफॉर्मेशन दे दूं आपको कि ये चैप्टर्स हैं क्या क्या। तो हमारे पास है यूनिट नंबर फर्स्ट, पहली यूनिट नंबर फर्स्ट में हमारे पास 3 चैप्टर्स आएंगे। बिफोर 1947, 1947 से पहले भारत की इकोनॉमी कैसी थी। 1947 क्यों? क्योंकि 1947 में हमें क्या मिली थी? आजादी मिली थी। देन 1950 या 1947 से लेकर 1990 तक कैसी रही हमारी इकोनॉमी। वो 40 साल किस तरीके से इकोनॉमी चली, क्या क्या नए नए प्लान्स आए, क्या चीजें हुई, वो एक चैप्टर में पढ़ना है। और लास्ट में हमें पढ़ना है 1991 का जो रिफॉर्म आया था, जो चेंजेस आए थे इकोनॉमिक पॉलिसी में, वो। ठीक। उसके बाद यूनिट सेकंड जो आएगा, यूनिट सेकंड में आप बेसिक टॉपिक्स पढ़ोगे। उसमें बेसिकली 4 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6 एंड 7। उसमें आएगा सर सबसे पहले कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन कैपिटल कैसे बनती है, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल क्या होती है, किस किस तरीके से काम करती है, क्या क्या हम गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है कैसे ह्यूमन कैपिटल बनाने के लिए, वगैरह वगैरह। सेकेंड जो आएगा वो आएगा रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट मतलब कि सर रूरल एरियाज में किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट ने कैसे पैसा खर्च करा रूरल डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए, वगैरह वगैरह। उसके बाद आएगा एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट क्या है, वर्कर्स क्या होते हैं, वर्क फोर्स क्या होती है, लेबर फोर्स क्या होती है, वगैरह वगैरह। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वो सब टॉपिक। और एक और टॉपिक आएगा, क्या क्या हो गया, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड वन मोर इज, एक और चैप्टर क्या है अपने को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट और एनवायरमेंट, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, ये एक चैप्टर। ये बेसिकली आप बोल सकते हैं 6th 7th का ईवीएस पढ़ाएंगे सर इसमें। ठीक, और लास्ट में आते हैं यूनिट नंबर 3, एक ऐसा यूनिट जो कि बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं जिसमें, जो कि है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ पाकिस्तान, चाइना एंड इंडिया। कब आजादी मिली, क्या क्या पॉलिसीज लेकर आए, माओ जेडोंग कौन थे चाइना के, पाकिस्तान ने क्या अपनाया जिससे वो खत्म हो गया, चाइना ने क्या अपनाया जिससे चाइना बढ़ गया, इंडिया किस तरीके से काम कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो ये एक बेसिक परफॉर्मा मैंने बता दिया कि इस तरीके से अपन ये पूरी वीडियोस खत्म करेंगे। 8 चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर में अगर आप 2-2 दिन भी मान लो ऑन एन एवरेज, क्योंकि जरूरी नहीं है कैपिटल फॉर्मेशन एक ही दिन का चैप्टर है, बट वहीं पर इंडिया पाकिस्तान चाइना सब 3 से 4 वीडियोस का चैप्टर है। ठीक है, तो अगर अपन बात करें तो मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 15 दिन या 20 दिन में ये पूरा यूनिट खत्म करा सकूं। तो आप आपकी पढ़ाई करते रहो जो आप कर रहे हो। आईडी के लिए ये 8 वीडियोस या ये जो 20 वीडियोस 8 चैप्टर की आने वाली है, इसमें मैं पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं बहुत बेसिक से, फ्रॉम द कोर और फ्रॉम द बेस ऑफ द होल आईडी, विच इज चैप्टर नंबर पहला, इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी on the eve of independence। इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस कैसी थी, इंडिपेंडेंस के समय हमारी इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से थी।
तो इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजें समझो, ठीक है। 1947 में हमने देखा कि ब्रिटिशर्स गए हमारे पास से, ठीक है, हमारी इकोनॉमी को तहस नहस कर गए, लेकिन उन्होंने 200 साल राज किया। आए कब थे ब्रिटिशर्स? उससे पहले क्या था? तो बेटा उससे पहले कई सारी अलग अलग डायनेस्टीज ने हमारे ऊपर कब्जा रखा, है ना। जो लास्ट डायनेस्टी जो हमारे ऊपर कब्जा करा हुआ था, इट इज मुगल डायनेस्टी। बाबर, अकबर, है ना, हुमायूं, जहांगीर, ये सारी डायनेस्टी। इनको पराजित किया या इनको डिफीट किया किसने? ब्रिटिशर्स की ईस्ट इंडिया कंपनी ने, ठीक है। बैटल ऑफ प्लासी में, बैटल ऑफ प्लासी हुई। ब्रिटिशर्स पहली बार इंडिया आए थे। उनका मेजर पर्पस इंडिया आने का क्या था? उनका मेजर पर्पस था वो यहां से स्पाइसेस की ट्रेडिंग करते थे। बट उन्होंने देखा कि इंडिया एक प्रॉस्परस इकोनॉमी है, बहुत ज्यादा रिनाउंड है, हमें सोने की चिड़िया बोला जाता था, इतना पैसा था हमारे पास। आज भी हमारे देश में कई सारी ऐसी मंदिर हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अरबों रुपए पड़ा हुआ है, ठीक है। तहखानों में, मंदिरों में, तहखानों में करोड़ों अरबों रुपए रखा हुआ। वो तो एक ऐसा जमाना था जिस जमाने में हम लोग एज अ गोल्डन बर्ड से जाने जाते थे कि इंडिया एक सोने की चिड़िया है। इतना पैसा, इतनी प्रॉस्पेरिटी थी हमारे इंडिया में। उन्होंने देखा कि इंडिया में हर प्रकार की प्रॉस्पेरिटी है, वेल्थ है। एग्रीकल्चर सिस्टम इंडिया का बहुत बेहतरीन है। एग्रीकल्चर इन द सेंस कि हम लोग खाने की चीजें बहुत ज्यादा उगाते थे। क्यों उगाते हैं? ये आप 9th-10th के एसएसटी में पढ़ के आए होंगे कि इंडिया के पास आज भी लगभग 70% जो लैंड है वो उपजाऊ लैंड है, फर्टाइल लैंड है, 60 to 70%। तो हम लोग हर चीज उगा लेते हैं। हमारे यहाँ हर प्रकार का सीजन है, हमारे यहाँ बारिश भी होती है, हमारे यहाँ धूप भी निकलती है, हमारे यहाँ गर्मी भी पड़ती है, हमारे यहाँ ठंड भी होती है, सारे सीजन है, तो ऑल सीजन है हमारे यहाँ। तो ब्रिटिशर्स ने देखा कि यार ये देश हमारे लिए सबसे बेस्ट है, सो दे केम टू इंडिया टू मेक इंडिया एज अ फीडर इकोनॉमी। वो इंडिया में आए थे इंडिया को क्या बनाने के लिए? फीडर इकोनॉमी बनाने के लिए। एक ऐसी इकोनॉमी जहां पर वो बैठकर खाएंगे और हम उनको बैठाकर खिलाएंगे, ठीक है। एज अ फीडर इकोनॉमी वो बनाने के लिए आए। कब आए? बैटल ऑफ प्लासी के दौरान आए, जब बैटल ऑफ प्लासी लड़ा गया। जो लास्ट मुगल एम्परर थे वो हारे, और बैटल ऑफ प्लासी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने एरियाज को कवर करना स्टार्ट किया। धीरे धीरे करके पूरे देश में फैल गए और अराउंड 200 सालों तक हमारे ऊपर राज किया, और 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी दिलाई। ये तो बेस था। इंडिया में आए क्यों वो? व्हाई डिड दे केम टू इंडिया? ये एक सवाल आ सकता है। क्या पर्पस था ब्रिटिशर्स को इंडिया में आने का? टू मेक इंडिया एज अ फीडर इकोनॉमी। क्यों बनाना चाहते थे फीडर इकोनॉमी? बिकॉज इंडिया जो है वो बहुत प्रॉस्परस थी, प्रॉस्परस इकोनॉमी थी हमारी। दूसरा, हम लोग एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे, एग्रीगेन इकोनॉमी थी हमारी। सबसे ज्यादा जो हम लोग बेस्ड थे वो किस चीज पर थे? एग्रीकल्चर पर बेस्ड थे। आज भी आप देखोगे भारत में अराउंड 50 to 60% लोग एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। उस जमाने में भी थे, लगभग 80 से 90% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थे, है ना। हमारे यहाँ सब चीज उगाई जा सकती थी, हमारे यहाँ स्पाइसेस उगाए जा सकते थे, हमारे यहाँ राइस और सम काइंड ऑफ व्हीट और व्हाटएवर जो भी है सब उगाया जा सकता। और तीसरा सबसे बड़ी चीज, हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड थी। हाथ से बनी हुई चीजें, वो भले ही साड़ी हो, कपड़े हो, या हाथ से बनाई हुई डलिया हो, बर्तन हो, ये पूरे वर्ल्ड में फेमस थे। तो ये 3 वजहें थी जिसकी वजह से इंडिया में ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। क्या क्या? प्रॉस्परस इकोनॉमी थे हम, देन एग्रीगेन इकोनॉमी थे हम, और लास्ट वाला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए हम लोग सबसे ज्यादा जाने जाते थे। दैट्स व्हाई दे केम टू इंडिया। वो इंडिया में आए, उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा करा, एंड दे मेक इंडिया एज अ फीडर इकोनॉमी, और 200 सालों तक उन्होंने हमारी पूरी इकोनॉमी को तहस नहस करके रख दिया। बेस समझ आया पूरे चैप्टर का? अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमी आए तो ठीक है, किस किस तरीके से खराब की, क्या क्या जब वो गए तो किस तरीके से छोड़ के गए, या क्या क्या वो वजहें थी जिससे हमारी इकोनॉमी बढ़ नहीं पाई, हमारे सेक्टर्स नहीं बढ़ पाए। तो यहाँ पे अपन पूरी जो इकोनॉमी है उसको 3 सेक्टर्स में लेकर चलेंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर और फॉरेन ट्रेड सेक्टर। बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर जहां पर ज्यादातर लोग डिपेंडेंट थे, 80 से 90% लोग एग्रीकल्चर करते थे, ठीक है। और उस सेक्टर को अगर उन्होंने खराब किया, मतलब हमारी इकोनॉमी को पूरी तरीके से तहस नहस करके रख दिया, ठीक।
तो एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, सो टॉकिंग अबाउट फर्स्ट टॉपिक एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर इसमें क्या क्या चीजें करी, तो सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम। What do you mean by land settlement system? लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम, ये एक ऐसा सिस्टम था जिस जगह पर ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि तुम अगर कोई चीज उगा रहे हो, कोई चीज क्रॉपिंग कर रहे हो, हार्वेस्ट कर रहे हो, वो करो, उगाओ, सब चीज करो, बट इसका कुछ हिस्सा एज अ लगान, एज अ टैक्स हमें देना पड़ेगा। और ये टैक्स कौन वसूलेंगे? ये टैक्स वसूलेंगे जमींदार उस जगह के। तो उन्होंने क्या करा, 10-5 गांव लिए और उसका एक जमींदार बना दिया, फिर 10-5 गांव लिए उसका एक जमींदार बना दिया, 10-5 गांव लिए फिर उसका एक जमींदार बना दिया, ठीक है, जमींदार बना दिए और इस सिस्टम को बोला गया जमींदारी सिस्टम। ये जो जमींदारी सिस्टम है बेटा, ये जमींदारी सिस्टम बेसिकली इसमें एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था किसानों के लिए कि एक फिक्स अमाउंट में आपको एक फिक्स समय पर क्या देना पड़ेगा, लगान देनी पड़ेगी। इससे दिक्कत क्या होती थी कि लगान, कई बार ऐसा होता था भाई एग्रीकल्चर एक बहुत ही ज्यादा रिस्की बिजनेस है, जरूरी थोड़ी हर बार अच्छी फसल हो, किसी साल अच्छी फसल नहीं हुई तो भी आपको लगान चुकाना है, और अगर आप लगान नहीं चुका पाते हो तो वो जो जमीन है वो कौन हथिया लेंगे, ब्रिटिशर्स हथिया लेंगे। अब आप आपकी जमीन पर एज अ ओनर काम नहीं करोगे, अब आप आपकी ही जमीन पर एज अ लेबरर काम कर रहे होगे, ये बड़ी समस्या हुई। तो ये लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया जिसकी बाद से ब्रिटिशर्स ने जमीन कब्जा करना स्टार्ट किया लोगों को। इसको बोला जाता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदारी सिस्टम। जमीन, लैंड से सेटलमेंट करना है लगान का, जिसकी वजह से उनके पास से क्या जाती जा रही है, जमीनें जाती जा रही है। और जमीनें किसके पास इकट्ठी होती जा रही हैं, जमींदार के पास इकट्ठी होती जा रही है। इस टॉपिक को याद रखना, आगे वाले चैप्टर में, ये जो सेकंड चैप्टर में पढ़ाऊंगा उसमें ये टॉपिक अपन वापस से उठाएंगे कि किस तरीके से जमींदारी सिस्टम की वजह से अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था और कैसे सही हुआ। ठीक, तो पहला तो आया जमींदारी सिस्टम या लैंड सेटलमेंट सिस्टम। दूसरा इज शिफ्ट या कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन हो गया। कमर्शियलाइजेशन मतलब उन्होंने हमें फूड क्रॉप से कैश क्रॉप की तरफ धकेल दिया। उन्होंने बोला नहीं, वीट या राइस मत उगाओ, इंडिगो उगाओ, जूट उगाओ, है ना, इंडिगो मतलब नील, ये सारी चीजें उगाओ, हम खरीदेंगे, हम पैसा देंगे। ठीक है, अब दिक्कत क्या हुई कि उगा तो ली लोगों ने ज्यादा पैसे के चक्कर में, बाद में उन्होंने कह दिया हम इस रेट पे खरीदेंगे नहीं, हम तो 2 रुपए किलो पे खरीदेंगे, 1 रुपए किलो पे खरीदेंगे, बेचना हो तो बेच दो, नहीं तो मत बेचो। अब दिक्कत ये है कि बेचना पड़ता क्योंकि वही अकेले बायर्स थे और कोई ले नहीं रहा था क्योंकि सभी नील उगा रहे थे। दूसरी चीज, वो अपने रेट पर बेच रहे थे। और तीसरी सबसे बड़ी चीज, अगर आप नहीं बेचोगे तो करोगे क्या, उसका खा सकते नहीं। अब वीट या राइस होता, नहीं बेचते तो घर में तो खा लेते, फूड क्रॉप होती तो। इन कैश क्रॉप में तो आप बेच मतलब खा भी नहीं सकते ना घर में। तो इसकी वजह से ये बड़ी समस्या हुई। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर तो हुआ, लेकिन उन्होंने हमें धकेल दिया फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप, और लोगों ने पैसे की लालच में कैश क्रॉप उगाना भी चालू कर दिया। ठीक है, ये एक बड़ी समस्या आई। तीसरी आई एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन जब हुआ, भारत जब अंग्रेज गए, भारत के टुकड़े हुए, तो भारत 2 हिस्सों में बट गया, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, जिसको आज के समय में आप बांग्लादेश बोलते हैं। और हमारे इंडिया की ज्यादातर जो फर्टाइल लैंड थी, जिसपे एलुवियल सॉइल जिसपे अपन बोलते हैं, जो ज्यादातर फर्टाइल लैंड थी, वो कहां चली गई, या तो पाकिस्तान में चली गई या फिर बांग्लादेश में चली गई। तो अब हमारे पास जमीन कम पड़ गई, उगा भी कम पा रहे थे। ये एक बड़ी दिक्कत आई एग्रीकल्चर सेक्टर में, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। ज्यादातर जो फर्टाइल लैंड है वो क्या हो गई, दूसरे देशों में चली। और लास्ट वाला इक्विपमेंट, फार्मिंग इक्विपमेंट नहीं थे हमारे पास, फार्मिंग इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास। फार्मिंग इक्विपमेंट्स इन द सेंस, फार्मिंग में इतना ज्यादा मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ था, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स, पानी के कैनाल्स और भी कई सारी चीजें हैं, वो सब नहीं थे। हम बैलों की मदद से खेती करते थे,
वो समय लगता था उसमें। दूसरा, पानी की व्यवस्था नहीं थी तो साल भर में सिर्फ एक ही क्रॉप ले पाते थे। आज के समय में एक किसान 3 क्रॉप ले रहा है, गर्मी में अलग ले रहा है, ठंड में अलग ले रहा है, बारिश में अलग ले रहा है। उस जमाने में सिर्फ क्योंकि बारिश पे डिपेंडेंट थे, कैनाल्स वगैरह थी नहीं, पानी इतना था नहीं, तो हम लोग काय पर डिपेंडेंट थे, सिर्फ रेनफॉल पर डिपेंडेंट थे। तो लोग एक ही, ज्यादा से ज्यादा एक ही क्या ले पाते थे, फसल ले पाते थे। अब एक ही फसल लेने की वजह से दिक्कत होती थी बहुत सारी, इतनी ज्यादा मतलब क्रॉप्स उगा नहीं पाते थे। सो फार्मिंग इक्विपमेंट्स नहीं थे हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं थी फार्मिंग की, हमारे पास पानी की व्यवस्था नहीं थी, हमारे पास बोने या काटने की अच्छी व्यवस्था नहीं थी, ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स और सम काइंड ऑफ थ्रेशर और व्हाटएवर जो भी इक्विपमेंट्स आते हैं वो नहीं थे, है ना, हाथों से खेती करते थे, तो ये बड़ी दिक्कत होती थी। तो ये 4 आप बोल सकते हो एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत लेकर आ, जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर डाउनफॉल में चला गया पूरी तरीके से। सबसे पहला लैंड सेटलमेंट सिस्टम आया, जमींदारी सिस्टम, कमर्शियलाइज करा एग्रीकल्चर सेक्टर को, कैश क्रॉप से फूड क्रॉप, फूड क्रॉप से कैश क्रॉप। एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन आया, आधे से ज्यादा जमीन पाकिस्तान और बांग्लादेश में चली गई, और फार्मिंग इक्विपमेंट्स जो थे वो क्या हो गए, फार्मिंग इक्विपमेंट्स सर हमारे पास नहीं थे, प्रॉपर फार्मिंग के तरीके नहीं थे हमारे पास, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें होती थी। एक और है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, आप चाहो तो वो भी लिख सकते हो। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मतलब है कि प्रोडक्टिविटी उतनी ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो ये थे सारे टॉपिक्स किस चीज के, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर, ठीक है। होपफुली आपको ये एक छोटा सा टॉपिक समझ आया होगा। कल अपन खत्म करेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर, फॉरेन ट्रेड सेक्टर और डेमोग्राफिक कंडीशन, और परसों के दिन या फिर अगली वाली वीडियो जब भी आएगी, 3 वीडियोस में इस पूरे चैप्टर को मैं खत्म करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहो इस सीरीज में, जिस सीरीज में आपको पूरा आईडी मैं कंप्लीट कराऊंगा, है ना। प्लीज सब्सक्राइब, follow and like my channel. Thank you so much.